प्रिय पाठकों, जेपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम आपके साथ आप छात्रों तक पहुंचाए गए हैं, उसमें इतिहास विषय के लिए आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत कई शीर्षक और उपशीर्षक आपके सिलेबस में आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। उन्हीं शीर्षकों में एक उपविषय के रूप में आपको ब्रिटिश भू राजस्व प्रशासन के अंतर्गत अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी प्रथा और रैयतवाड़ी प्रथा का अध्ययन आपसे वांछित किया गया है। उसको केंद्रित करते हुए उस शीर्षक में से एक अर्थात आज मैं स्थायी बंदोबस्त को केंद्रित करते हुए यह बताने की कोशिश करूंगा कि इस तरह की औपनिवेशिक व्यवस्था भू राजस्व प्रशासन को संदर्भ में जो तैयार की गई थी, उस व्यवस्था की क्या प्रक्रिया थी, अर्थात उसकी क्या विशेषताएं थी और उसके गुण और अवगुण क्या थे, इस संदर्भ में हमारी चर्चा होगी। तो आज का यह व्याख्यान उन छात्रों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा जो मुख्य परीक्षा में इस हिस्से की अपनी सामग्री जुटाने के लिए प्रयत्नशील हैं। तो चलिए इस संदर्भ में मैं आपको जानकारी से अवगत कराता हूं। तो जमींदारी प्रथा या फिर कहा जाए अस्थायी बंदोबस्त या फिर चिरस्थायी बंदोबस्त, इसकी चर्चा आज के व्याख्यान पर केंद्रित विषय है। तो मैं बताऊं कि जब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1772 ईस्वी में ब्रिटिश राज्य की स्थापना हो गई थी, तब से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह एक बहुत बड़ी उलझी हुई समस्या थी कि यहाँ के राजस्व को आखिर कैसे नियंत्रण में रखा जाए। 1772 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे अर्थात वारेन हेस्टिंग्स ने राजस्व एकत्रित करने के लिए सर्वाधिक बोली लगाने वालों को 5 वर्ष की जिम्मेवारी सौंपी थी, लेकिन यह व्यवस्था उस वक्त असफल मानी गई थी। इसी तरह 1777 ईस्वी में भी ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके वार्षिक राजस्व वसूल करने की एक नई व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन यह व्यवस्था भी ब्रिटिश संसद को पसंद नहीं आई थी। इसके बाद 1784 ईस्वी में वार्षिक राजस्व वसूल करने की प्रथा को बंद करके 1786 से लेकर 1789 तक इस बात पर विचार किया गया कि बंदोबस्ती किस प्रकार की जाए, जमींदारों के साथ या फिर जमीन मालिकों के साथ की जाए, या फिर उसके कई ऐसे प्रश्न थे। दूसरा प्रश्न यह था कि कृषि उत्पाद का कितना भाग सरकार के पास प्राप्त हो और कितना भाग जमींदारों को दिया जाए। इसी तरीके से यह भी विचार किया गया कि बंदोबस्ती की निश्चित समय सीमा क्या निश्चित की जाए या फिर इसे स्थायी कर दिया जाए। तो इन्हीं 3 प्रश्नों को के समाधान में जॉन सोरे, जिनका जो आपको गवर्नर जनरल के रूप में भी 1793 से 1798 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, उनका विचार पहले प्रश्न को लेकर के आया कि जमींदार को ही, उनका विचार यह आया कि जमींदार को ही जमीन का असली मालिक समझा जाए और वही सरकार को अस्थायी रूप से वार्षिक राजस्व अदा करे। इसके बाद कॉर्नवालिस, जो उस समय एक ब्रिटिश जमींदार स्वयं थे, उन्होंने यह उपाय, उनके नजर में यह भी उपाय उचित लगा। इसी तरह से दूसरे प्रश्न के समाधान में कंपनी के ही एक रिकॉर्ड कीपर थे जिनका नाम था जेम्स ग्रांट का यह विचार आया कि वर्ष 1790 से और 1791 में जितना राजस्व वसूला गया था उसी को राजस्व का उसका आधार माना जाए, अर्थात उस वर्ष को ही आधार माना जाए। इस तरह से दूसरे प्रश्न के बाद तीसरा प्रश्न जो था, उस पर कॉर्नवालिस और जॉन सोरे के विचार थोड़े थोड़े अलग अलग थे। सोरे चाहते थे कि बंदोबस्ती निश्चित अवधि के लिए होनी चाहिए, अर्थात 10 वर्षों तक होनी चाहिए, जबकि कॉर्नवालिस की इच्छा थी कि बंदोबस्ती जो है सो स्थायी होनी चाहिए। हालांकि शुरू में 1790 ईस्वी में 10 वर्षों के लिए ही बंदोबस्ती का प्रोविजन अर्थात सुनिश्चित किया गया, लेकिन मात्र 3 वर्ष के उपरांत अर्थात 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया। तो हमारी चर्चा आज हो रही है अस्थायी बंदोबस्त को केंद्रित करते हुए।
तो मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में या परीक्षार्थियों के लिए यह जानकारी परीक्षा उपयोगी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। इसके बाद बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बनारस, यहाँ तक कि तमिलनाडु का उत्तरी भाग, ये ब्रिटिश इंडिया का लगभग कहा जाए तो 90% का हिस्सा ब्रिटिश जमींदारी के अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत हो गया। इस व्यवस्था के अनुसार जमींदार भूमि का उस समय तक मालिकाना हक रहता था जब तक उस तय किया गया क्षेत्र पर वो राजस्व अदा करता रहेगा। तब दूसरे व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को जमीन बेचने और खरीदने का अधिकार होगा यदि और वे किसानों से अपनी इच्छा अनुसार जमीन को खाली भी करा पाएंगे यदि वह समय से मालगुजारी अदा ना करता हो। इसी तरह से तीसरी व्यवस्था यह थी कि जितना राजस्व वसूला जाएगा उसका 79 अर्थात 89% सरकार के हिस्से आएगा, जबकि 11% जमींदारों के हिस्से आएगा। और इसके बाद एक और व्यवस्था थी कि सरकार को रैयतों से प्रत्यक्ष रूप से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहेगा। तो ये बातें जो थी आपको स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में आपको मैंने बताया। अब इसकी विशेषताओं को संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूं। स्थायी बंदोबस्ती की विशेषताओं को देखा जाए तो इस व्यवस्था से सरकार को यह पता चल गया कि भूमि की मालगुजारी से हर साल कितनी निश्चित राशि मिला करेगी। इस स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार हर साल वह राशि जमा करने को राजी हो गए। यदि वो समय पर अदा ना कर सके तो भी सरकार यह अनुमान लगाकर बैठी थी कि कितनी राशि आने की संभावना है। इस तरह देखा जाए तो आय की अनिश्चितता पर एक तरह से रोक संभव हो पाया। आगे मैं देखता हूं इसकी विशेषताओं के अंतर्गत कि सरकार प्रत्येक वर्ष आय का अनुमान लगाने और नया बंदोबस्त लागू करने के संदर्भ में उनका जो झंझट था उससे वो बच गई। आगे मैं बताना चाहूंगा कि स्थायी बंदोबस्त आगे चलकर जमींदारों के लिए एक तरह से लाभदायक सिद्ध हो गया। अधिक उत्पाद का पूरा लाभ जमींदारों को मिला क्योंकि सरकार की मांग तो एक निश्चित थी, तो निश्चित राशि सरकार तक पहुंचने के बाद शेष राशि का अधिकारी जमींदार हो जाता था। इसी तरह इससे वफादारों की भी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो गई। जमींदारों का आर्थिक हित ब्रिटिश इंडिया के कायम रहने पर ही निर्भर था और बाद में जमींदार और धीरे धीरे जब और समृद्ध होते चले गए और ज्यादा प्रभावशाली होते चले गए। तो इस तरह से अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में देखा जाए तो अंग्रेजों ने एक तरह से जमींदारों को अधिक सशक्त बना दिया था। तो इस तरह की स्थिति के कारण, इस तरह की भू राजस्व प्रशासनिक व्यवस्था के कारण स्थायी बंदोबस्त के कई अवगुण देखे गए। तो उन्हीं अवगुणों की चर्चा मैं कर रहा हूं कि स्थायी बंदोबस्ती का काफी प्रतिकूल प्रभाव उसमें पड़ा था। बल्कि यह विचार किया जाए तो लाभ से अधिक कहीं हानि ही हुई थी। तो बंदोबस्ती के कई अवगुण थे, उस पर मैं आप दृष्टिपात करना चाहूंगा। पहला, कि ग्रामीण क्षेत्रों में उस समय नए नए जमींदारों का उदय हो गया था। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों पर सरकार के निश्चित धनराशि अधिकांश जमींदार समय पर सरकार को एक निश्चित राशि जमा नहीं कर पाते थे, इसलिए सरकार ने उनकी जमींदारी छीन करके नए लोगों को वो जमींदारी देना शुरू कर दिया। और नए जमींदार परंपरागत जमींदारों से कुल मिलाकर के भिन्न थे। उनमें से अधिकांश जमींदार जो थे वो शहरों में रहते थे और कभी कभी ही उस क्षेत्र विशेष का भ्रमण करते थे। ऐसी स्थिति में राजस्व वसूली का काम उनका एजेंट के द्वारा अर्थात उनके एजेंट के द्वारा किया जाता था। ऐसे में वे एजेंट के बीच में एक ऐसे नए वर्ग का जन्म हुआ जो गरीब किसान का शोषण किया करता था। ये लोग या तो पुराने जमींदार थे या फिर कहा जाए तो नए जमींदारों के एजेंट थे। जमींदार गरीबों के पसीने की कमाई से खुलकर ऐश किया करते थे। इससे अधिकांश, और इसमें सबसे विसंगति ये थी कि अधिकांश इस जमींदार ऊंची जाति के ही थे। तो ये थी इस जमींदारी, मतलब कहा जाए स्थायी बंदोबस्त के अवगुण का पहला पड़ाव।
अब मैं और कारणों पर दृष्टिपात करूं तो एक था, महाजनों की चांदी हो गई थी कहा जा सकता है। तो गरीब किसान समय पर अपना लगान पूरा ना कर पाने के कारण महाजनों से अक्सर सूद में कर्ज ले लिया करते थे। मुगल काल में तो ये महाजन केवल शहरों में ही रहा करते थे, लेकिन औपनिवेशिक काल में इस तरह के महाजनों ने गांव में भी अपना गांव में भी उनकी आवागमन बढ़ गई, अर्थात उनकी धमक गांवों तक भी बढ़ गई। इस तरह से देखा जाए तो कई कमियां देखने को मिली, कई अवगुण देखने को मिलते हैं। आगे मैं कहता हूं इस संदर्भ में कि सरकार को यह निश्चित राशि मिलती रही। हालांकि यह अलग बात थी कि सरकार को एक निश्चित राशि मिलती रही, हालांकि आगे चलकर यह सरकार के लिए एक तरह से कहा जाए तो घाटे का सौदा हो गया, क्योंकि कंपनी की जो आमदनी 1793 ईस्वी में थी वह 1947 तक आते आते यूं कहा जाए तो काफी 1947 तक कमोबेश वही मिलती रही। जो 1793 में थी उनकी आमदनी, वह 1947 तक कमोबेश वही बनी रही, और जितना भी उत्पाद बढ़ा उसका सीधा सीधा लाभ जमींदारों को ही मिलता चला गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इस तरह की स्थायी व्यवस्था का वहां के कृषि और आर्थिक विकास पर यूं कहा जाए तो बेहद ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जमींदार जो आमतौर पर जो शहर में रहा करते थे, उन्हें कृषि या गांव की समस्याओं से किसी तरह से कोई लेना देना नहीं रहता था, और न ही उन्हें कृषि के विकास का कोई विचार मन में आता था, और न ही उन्हें किसी तरह की आर्थिक समझ थी, और न ही वो आर्थिक उत्थान या जीवन स्तर को संवारने में किसी तरह की कोई रुचि लेते थे। आगे आप लिखते हैं कि दूसरी ओर किसान के पास कुछ बचता ही नहीं था, और जिससे वे आर्थिक उत्थान के सिलसिले में ताकि वो कुछ सोच सकते, ऐसी कोई उनके लिए गुंजाइश ही नहीं बचती थी। फिर भी उनमें आत्मविश्वास और उत्साह की कमी, यही कारण था कि उनमें आत्मविश्वास और उत्साह की कमी साफ साफ दिखाई देने लगी थी। तो यूं कहा जाए कि जमींदारों के बढ़ते हुए दबाव के कारण किसानों की खुशियां छीन सी गई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनके परिश्रम करने का उपरांत उन्हें जीवन में खुशहाली की कोई उम्मीद अब बची नहीं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं स्थायी बंदोबस्त के अवगुणों की चर्चा मेरे द्वारा आप सुन रहे हैं। आगे आप लिखते हैं कि इस स्थायी व्यवस्था अर्थात ये जो स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था था, उसका लाभ केवल और केवल जमींदारों, कहा जाए तो केवल और केवल जमींदारों और महाजनों को ही इसका लाभ मिला था। सरकार ने हालांकि शुरू में इसके लिए कुछ सरकार को इस दिशा में कुछ लाभदायक व्यवस्था सरकार को लगी, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी इसकी परिणति में देखा गया कि गरीबी और बेरोजगारी बहुत तेजी से दिखाई दी। ऐसी अस्थायी व्यवस्था के कारण कुल मिलाकर के किसानों की स्थिति दयनीय सी हो गई थी। हालांकि 1895 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम के जरिए उन्हें कई सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की गई, लेकिन उनका लाभ भी खुशहाल किसान ही उठा सके। अधिकांश किसानों को इस कानून का फायदा आजादी के बाद ही मिल पाया। तो इस तरह से आज मैंने स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में उन बिंदुओं पर आपकी नजर को आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण बातों को रखने का प्रयास किया, जिससे आपको स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में औपनिवेशिक काल में इस भू राजस्व प्रशासन का ज्ञान हो सके। यदि इस संदर्भ में परीक्षा में कोई प्रश्न शॉर्ट नोट्स के जरिए हो, चाहे मुख्य परीक्षा के में दीर्घोत्तरीय प्रश्न के जरिए पूछा जाए, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पर पूरी तरह से अपनी एक सटीक व्याख्या लिख पाने में सक्षम हो सकेंगे। तो आज मैंने अपने स्तर से आपको इस संदर्भ में बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा व्याख्यान आपको पसंद आया होगा। आप मेरे इस वीडियोस को लगातार देखते रहें। नए नए विषयों पर मैं नए वीडियोस जल्दी आप तक पहुंचाऊंगा। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मित्रों के साथ साझा करें। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।